तो हाय गाइस, आप सब लोग जानना चाहते होंगे बजट में एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या है फाइनली। तो आज हम बात करते हैं बजट पे। मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ। सबसे पहले कुछ जनरल चीजें बात करने वाले हैं हम बजट की। सेकंड पार्ट में हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे कि आपके लिए क्या क्या हो सकता है अगर आप एक नए बिजनेस हो तो। और थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे फाइनेंस और टैक्सेस, इन सब चीजों के बारे में। तो हर एक पार्ट का टाइम स्टैम्प नीचे दिया होगा। मेरे सामने मेरे नोट्स पड़े हैं ताकि मैं उनको रेफर करके आपको फटाफट सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो इस बार का बजट किस टाइप का है? तो बहुत ज्यादा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में, जहाँ पे मेन फोकस एरियाज है, आप कह सकते हो टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड अर्बन एरियाज की डेवलपमेंट। इसके अलावा बहुत ही ज्यादा डिजिटल चीजों पे फोकस है, जो हम देख ही रहे हैं काफी टाइम से। डिजिटल इंडिया पे काफी फोकस चल रहा है एंड एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे अगेन फोकस मेंटेन किया गया है। तो जैसे हमने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी फोकस है, तो यही सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो एसेंशियली नेशनल एक्सप्रेसवेज बिल्ड करने का प्लान है। 20,000 करोड़ का बजट उसको दिया गया है। जो हिली एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे रोपवेज और 4 जगहों पे लॉजिस्टिक पार्क, इनके लिए भी बजट निकाला गया है, लेकिन ये बनेंगे पीपीपी मोड से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, गवर्नमेंट के साथ किसी प्राइवेट कंपनी की पार्टनरशिप। रेलवेज पे भी फोकस है और रेलवेज के थ्रू प्रॉपर लॉजिस्टिक सर्विसेज बनाई जा रही है, जिसके थ्रू अगर आप एक स्मॉल बिजनेस हो या स्मॉल फार्मर हो और आपको कुछ भी ट्रांसपोर्ट करना होता है इधर से उधर, तो वहां आपको आसानी रह सके। उसके साथ साथ लॉजिस्टिक्स की ही बात करें तो यूलिप, दिस इज यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्रोग्राम। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप ट्रैक कर पाओगे कि कौन सा पार्सल कहाँ है, कौन सा गुड कहाँ है, कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक नहीं। तो बेसिकली अगेन बेटर लॉजिस्टिक्स ट्रैकिंग के लिए इस तरफ भी बजट दिया जा रहा है। उसके अलावा मेट्रो बिल्डिंग पे भी फोकस रहेगा गवर्नमेंट का इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और मेट्रोज ही नहीं, अर्बन डेवलपमेंट में ओवरऑल बजट बढ़ाया गया है। यहाँ पे काफी ज्यादा इंक्रीज आया है, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है काफी सारी पॉपुलेशन ना माइग्रेट करके अर्बन सिटीज में सेटल हो गई है। तो जो बड़ी सिटीज है उन पर तो डेफिनेटली प्रेशर आ ही रहा है पॉपुलेशन का। उसके साथ साथ अब जो टियर 2 टियर 3 सिटीज है उनको भी डेवलप होने की जरूरत है। उसके अलावा वाटर रिलेटेड बजट है, जिसमें आपको इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, इन सब एरियाज में वर्क किया जाए। एग्रीकल्चर सेक्टर में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है। उसके साथ साथ डिजिटलाइजेशन यहाँ पे भी की जा रही है, टेक्नोलॉजी लाई जा रही है, जैसे कि ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत सारे कामों के लिए, जैसे कि क्रॉप्स की जांच पड़ताल करना कि किस तरीके का है, कुछ कीड़ा वीड़ा तो नहीं लग गया, या कोई इंसेक्टिसाइड छिड़कना है, वो भी ड्रोन के थ्रू होने का प्लान है। किसान इसको यूज कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड डिजिटल मेंटेन करने के लिए कि किसकी जमीन कहाँ तक है, क्या एरिया है, ये सब चीजें भी। तो 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अनाउंस किया गया है। मिलेट्स यानी बाजरा। तो गवर्नमेंट उस बाजरे की उपजाई के लिए भी सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली है। तो ये तो था प्रॉपर फार्मिंग के ऊपर, लेकिन एग्रीकल्चर में ही पढ़ाई से रिलेटेड इनिशिएटिव्स भी लिए जाने वाले हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को नए तरीके की फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन सब चीजों पर फोकस करना होगा। तो एजुकेशन की बात करें ना, बहुत सारे लोगों की पढ़ाई सफर की है, खास करके उन लोगों की जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे थे आफ्टर दिस पेंडेमिक टाइम, जब लोगों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी स्कीम 1 क्लास 1 टीवी चैनल, जिसके अंडर डिजिटल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड में पढ़ाई की करवाई जा रही थी 12 टीवी चैनल्स में। अभी 12 की जगह 200 तक किया जाएगा, ताकि और ज्यादा रीच बढ़ सके। उसके साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए ना स्किल डेवलपमेंट वाले लैब्स 75 एंड 750 वर्चुअल साइंस एंड मैथ्स लैब, ये भी डेवलप करवाए जाएंगे बच्चों की पढ़ाई के लिए। सभी रीजनल लैंग्वेजेस में अच्छा क्वालिटी का डिजिटल कंटेंट बनाया जाएगा, ताकि बच्चों तक एजुकेशन इजीली पहुंच सके, और ये स्प्रेड होगा डिजिटल मीडिया से, टीवी, रेडियो, इन सभी प्लेटफॉर्म से। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी भी डेवलप की जाएगी वर्चुअल फॉर्मेट में। बेसिकली आपको पढ़ाया जाएगा, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी जाएगी आपके घर तक ही इन अ वे। तो देखेंगे कैसा इनिशिएटिव रहता है, किस टाइप का कंटेंट आता है। तो जो गिफ्ट सिटी है, विच इज गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी, यहाँ पे अब वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स को भी पढ़ाने की इजाजत दी जाएगी
स्टेम कोर्सेज, स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, और उसके साथ साथ फाइनेंस रिलेटेड कोर्सेज भी। तो यहाँ पे कोई डोमेस्टिक रेगुलेशंस नहीं होने वाली है एंड एक स्टेप है प्रोबेबली एक बेटर एजुकेशन की तरफ। क्या ये हमारी करंट यूनिवर्सिटीज के लिए थ्रेट है या स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी? अब डिजिटलाइजेशन की बात करें तो हेल्थ में भी डिजिटलाइजेशन की जा रही है। एक नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाया जाएगा ताकि सबके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज एक्सेस करना थोड़ा ईजी हो जाए। उसके साथ साथ फिजिकल हेल्थ ही नहीं, मेंटल हेल्थ के लिए भी सेम इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जिसके अंडर 23 मेंटल हेल्थ सेंटर्स डेवलप करने का प्लान है। तो डिजिटलाइजेशन सिर्फ हेल्थ केयर और एजुकेशन में ही नहीं बल्कि ई पासपोर्ट्स की अवेलेबिलिटी भी अब होने वाली है ताकि आप इजीली अपना पासपोर्ट एक्सेस कर पाओ कहीं भी। और इतनी सारी डिजिटल इनिशिएटिव्स के साथ गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक श्योर कि जो रूरल एरियाज हैं या जो रिमोट एरियाज हैं जहाँ इतनी अच्छी बैंडविड्थ नहीं है, इतने अच्छे नेटवर्क नहीं है, उसको भी इम्प्रूव किया जाए। तो हाउसिंग फैसिलिटी पे भी ध्यान रहेगा, जहाँ पे अंडर पीएम आवास योजना जो लोग अभी जिनके पास हाउस नहीं है उनको प्रोवाइड किया जाए हाउस। इस साल 80 लाख हाउसेस प्रोवाइड करने का प्लान है। और जो मिडिल क्लास लोग हैं जिनको ये फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है उनके लिए है कि प्रॉबेबली अब कंस्ट्रक्शन और पेपर वर्क इन चीजों को थोड़ा इजी बनाया जाएगा, जिससे आपका घर बनने का जो टाइम है और पैसा है उसमें थोड़ी बचत हो जाए। इसके साथ साथ हमें पता है ईवी का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है अलग अलग तरीके से। बट एक चीज और आ गई है, लोग कहते हैं कि अगर बैटरी ऑपरेटेड कार या व्हीकल चलाएंगे तो कहाँ चार्ज करेंगे, क्या करेंगे। तो उसके लिए बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी आने वाली है, मतलब आप अपनी बैटरी निकालो, दूसरी बैटरी डालो, दैट काइंड ऑफ सर्विस। दिस विल प्रमोट ईवी फर्दरमोर, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो ज्यादातर लोग आप में से एंटरप्रेन्योर्स होंगे, तो अब हम बात करते हैं बिजनेसेस के लिए क्या क्या है इस पर्टिकुलर बजट में। सो पेंडेमिक की वजह से ना काफी बिजनेसेस ने सफर किया था जब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसके अंडर काफी लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला था। तो इस पर्टिकुलर स्कीम को और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है 1 साल के लिए और। तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल उन बिजनेसेस के लिए जिनको सच में इस चीज की जरूरत है। तो इसके साथ साथ ना एक और स्कीम है जिसका नाम है रैम्प। इसका फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ना, ये भी अगेन इसी तरफ एम करती है कि जो एमएसएमईज है वो थोड़े और कॉम्पिटिटिव हो जाएं, उनको थोड़ा और मौका मिले खुद को ग्रो करने का। तो बेसिकली एमएसएमईज को एक और तरीके से सपोर्ट करने के लिए ये एक पर्टिकुलर प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो ना, आपको उद्यम पोर्टल के बारे में पता होगा। इसके साथ साथ और कुछ पोर्टल्स है जैसे कि ई श्रम, एनसीएस, आसीम, इन सभी पोर्टल्स को ना एक ही जगह पे ले आया जाएगा। इसमें G2C यानी गवर्नमेंट से कस्टमर को सर्विसेज मिलेंगी, B2C मतलब आपका बिजनेस, अगर आप कस्टमर्स को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो वो डाल सकते हो, और B2B मतलब आप एक बिजनेस से अगर कुछ लेना चाहते हो या दूसरे बिजनेस को देना चाहते हो, तो ये सब सर्विसेज आप कर पाओगे इस पर्टिकुलर पोर्टल में। आप लोगों को भी अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो डिजिटल ट्रेनिंग, डिजिटल स्किल डेवलपमेंट का मौका मिलेगा, जिससे आप अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकते हो या कुछ नया भी सीख सकते हो। ऑलरेडी जो इनिशिएटिव्स हैं करंटली जहाँ पे आप फ्री में सीख सकते हो, उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वो चेक कर लेना अगर आप कुछ सीखना चाहते हो। तो कई सालों से गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस कर रही है और इसी इनिशिएटिव के अंडर ना बहुत सारे आपके जो कंप्लायंसेस और लॉज होते हैं ना वो कम कर दिए गए हैं ताकि आपके लिए बिजनेस करना आसान हो सके। तो 25,000 से भी ज़्यादा कंप्लायंसेस एंड ऑलमोस्ट 1500 लॉज हटा दिए गए हैं। अब ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ही नेक्स्ट लेवल आएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0। तो एग्जैक्टली क्या होने वाला है, लेट्स सी। लेकिन फॉर श्योर अगेन चीजें ईज अप होने वाली है, आपके लिए प्रोसेसेस शायद और ज्यादा सिंप्लीफाई होने वाली है एंड डेफिनेटली काफी कुछ डिजिटलाइज भी होने वाला है। तो बहुत लोग इसलिए प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते क्योंकि उसको वाइंड अप करना थोड़ा मुश्किल होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस भी इजी होने वाला है। टाइम 2 साल से लेकर अब रिड्यूस कर दिया गया है, 6 महीने के अंदर वाइंड अप हो पाएगा। तो अगर आप बिजनेस टैक्स भरते हो और अगर आपका टैक्स एक सर्टेन लिमिट से नीचे चला जाता है तो भी एक मिनिमम टैक्स भरना पड़ता है।
उसको बोलते हैं मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। तो इस चीज पे अलग से पूरा डिटेल वीडियो में बहुत ही जल्द लाने वाली हूँ कि ये होता क्या है। ये जो मैट है ना, ये करंटली बिजनेसेस के लिए 15% पे है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए 18.5% था, तो उसको भी घटा के जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनके लिए भी 15% कर दिया गया है। तो स्टार्टअप इंडिया का अगर आपने मेरा वीडियो देखा है, आपको पता होगा उसके अंडर जो स्टार्टअप्स हैं जिनको मतलब गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है कि ये इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, इनोवेटिव है, मतलब दे आर एक्चुअली स्टार्टअप्स इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, तो उन सबको एक टैक्स इंसेंटिव मिल जाता है 3 साल के लिए अपने पहले 10 साल में से। तो जितने भी स्टार्टअप्स टिल मार्च 2022 खुल रहे हैं उनके लिए ये सुविधा थी, लेकिन अब वो एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर स्टार्टअप मार्च 2023 तक भी खुल रहा है तो भी उसको ये सुविधा मिलेगी, 1 साल से एक्सटेंड कर दिया गया है। इसलिए अगर आपने अभी तक नहीं खोला है और आपके पास बहुत ही जबरदस्त स्टार्टअप का आइडिया है, सही मौका है, बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। अब जो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स है ना, ये कोई आपके लिए स्कीम नहीं है, बट एक तरीके से क्लैरिफिकेशन है। एक तो जब बिजनेस टैक्स भरते हैं, टैक्स के बाद लगता है एक सरचार्ज और उसके बाद लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो कभी भी जो सेस होता है ये एक्सपेंडिचर के फॉर्म में नहीं आता, मतलब आप इसको खर्चा नहीं मान सकते हो बिजनेस का, ये एक तरीके से टैक्स कॉम्पोनेंट ही है। लेकिन कभी कभी ये चीज़ पे थोड़ा डिबेट रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि ये कोई एक्सपेंडिचर नहीं है। उसके अलावा कुछ लोग जो अपनी कमाई छुपाते हैं ताकि टैक्सेस कम भरना पड़े, उनकी कमाई जब पता चलती है तब वो कोशिश करते हैं उस अमाउंट को अपने नुकसान के अगेंस्ट सेट ऑफ करना। मतलब बिजनेस में ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अगर आप बिजनेस टैक्सेस पे एक वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, आई ट्राई टू मेक दैट एज वेल। तो वो उसके साथ कोशिश करते हैं कि भाई ये एडजस्टमेंट हो जाए कि ये नुकसान हुआ है तो ये इतना बैलेंस आउट हो गया। बट गवर्नमेंट ने कहा है अगर आपने छुपाया है तो आपको भरना ही पड़ेगा। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप किसी को अपनी कंपनी में, किसी एजेंट को, किसी को भी बेनिफिट्स दे रहे हो 20,000 से ज्यादा के, तो उस पे आपको टीडीएस काटना है। अब बात करें कस्टम्स की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो ऐसी कोई भी चीज जो इंडिया में बन सकती है उन चीजों पे कस्टम ड्यूटी इंक्रीज की जा रही है या फिर थोड़ी रेगुलेशंस बढ़ाई जा रही है ताकि हमारे इंडियन प्लेयर्स को मौका मिल सके इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने का, या मेक इन इंडिया कैंपेन के अंडर आप बोल सकते हो। तो ये एक चीज पे पूरा फोकस है। लेकिन जहाँ रॉ मटेरियल्स चाहिए हमें या कुछ बहुत नेसेसरी है तो वहां पे ड्यूटीज घटाई भी जा रही है। तो सबसे पहले तो देखो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता पे पूरा फोकस रहेगा। उसके अलावा कुछ ऐसे सेक्टर्स है जैसे कोल माइनिंग, पावर जनरेशन, मेट्रो, रेल, इन सारे सेक्टर्स में ना धीरे धीरे एंट्री पे थोड़ा थोड़ा टैरिफ बढ़ाएंगे ताकि लोकल प्लेयर्स को ज्यादा आसानी हो। तो कस्टम की स्पेसिफिकली बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स के उन पार्ट्स पे घटाया जा रहा है जिससे कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बन पाए इजीली। ठीक है, केमिकल्स की बात करें तो जो बहुत एसेंशियल केमिकल्स होते हैं उन पे तो घटाया जा रहा है, लेकिन सोडियम साइनाइड पे बढ़ाया जा रहा है जिसकी काफी ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी है इंडिया में ऑलरेडी। उसके साथ साथ अम्ब्रेलास पे बढ़ाई जा रही है एंड यहाँ तक कि एक्सपोर्ट्स को भी सपोर्ट किया जा रहा है। तो अगर आप इनमें से कोई आइटम बनाते हो तो उस केस में आपको एग्जेम्पशंस मिलने वाली हैं। तो अब बात करते हैं हम फाइनेंस इनिशिएटिव्स की। तो ऑलरेडी जो चीज बहुत लोगों को ऑलरेडी पता ही है, आरबीआई अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाला है, डिजिटल रुपी। बेसिकली ये भी ब्लॉकचेन और वैसी मतलब मिलती जुलती टेक्नोलॉजी से ही बनने वाला है। और जो करंट क्रिप्टो करेंसीज है या डिजिटल एसेट्स है विच इंक्लूड्स एनएफटीज ऑल्सो, उन पर 30% का टैक्स आ गया है। कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, आप उस इनकम को घटा नहीं सकते हो, एज इट इज पूरा का पूरा टैक्स लगेगा। गिफ्ट कर रहे हो उस पे भी जिसको गिफ्ट मिल रहा है वो टैक्स उसको भरना पड़ेगा, और जो ट्रांजैक्शंस होगी उस पे भी 1% टीडीएस लगेगा। तो इस पर्टिकुलर चीज पे आपके क्या विचार है, क्योंकि पूरा इंटरनेट भरा हुआ है इस पर्टिकुलर चीज की मीम्स से, तो आई वुड लव टू नो आप क्या सोचते हो। इंडिविजुअल टैक्सेस की बात करें तो स्लैब्स में कोई चेंजेस नहीं है। एक नई चीज आई है, अपडेटेड रिटर्न। मतलब कई बार होता है कि हम टैक्स फाइल कर रहे हैं, अपनी एक इनकम गलती से भूल गए, तो बेसिकली आप चाहते नहीं हो छुपाना बट भूल गए, तो आप नेक्स्ट टाइम उस चीज को ऐड कर सकते हो और उसका टैक्स भर सकते हो। तो ये आपको मौका मिलेगा अप टू 2 years। एंड उसके साथ जो पीपल विद डिसेबिलिटी है उनका जो इंश्योरेंस प्लान है उसमें थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है और थोड़ी और टैक्स रिलीफ भी प्रोवाइड की जा रही है। किसी भी तरीके का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस पे जो टैक्स लगता है उसका सरचार्ज पे मैक्सिमम 15% की कैप लगा दी गई है, उससे ज्यादा सरचार्ज नहीं लगेगा। तो जो लोग बैंकिंग सिस्टम तक पहुंच नहीं पाते या अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए अब
और भी ज्यादा पोस्ट ऑफिसेस को कोर बैंकिंग सिस्टम्स में कन्वर्ट किया जाएगा। 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस अक्रॉस द कंट्री। यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग, एटीएम, ये सभी फैसिलिटीज मिलेंगी जो बैंक्स में मिलती है, ताकि और लोग बैंकिंग सिस्टम के अंडर आ सके। ना सिर्फ बैंकिंग सिस्टम बल्कि डिजिटल पेमेंट्स पे भी पूरा फोकस है। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स भी सेटअप करने वाली है गवर्नमेंट, 75 सच यूनिट्स। और उसके साथ साथ डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स हैं उनको भी फाइनेंशियल सपोर्ट जाएगा। एंड द लास्ट वन इज कि बहुत जल्द LIC का IPO आने वाला है, तो आप उस पर नजर रख सकते हो। तो अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, मेक श्योर आप मुझे कमेंट करके बताओ, एंड मैं कोशिश करूंगी जितना जल्दी हो सके वो वीडियोस लेकर आऊं।